अभी हाल ही में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वहां के डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें चीफ मार्शल का खिताब दिया था, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो दोनों मध्यस्थता कराने को जा रहे हैं। यूएसए और ईरान के बीच में चले आ रहे युद्ध को विराम लगाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा अच्छा कार्य है जो वो करने जा रहे हैं और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। और क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने माना जाता है कि उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। जैसे ये खबर अखबारों में छपी तो भारत के लोगों में ये प्रश्न उठना बड़ा लाजमी था, पाकिस्तान क्यों, भारत क्यों नहीं मीडिएटर के तौर पर कार्य कर सकता? हमारे मोदी जी, जिनको बहुत से लोग चाहते हैं और जिनका माना जाता है कि दुनिया में बड़ा सम्मान है और लोग उन्हें आदर से देखते हैं, अगर वो चाहें तो वो मध्यस्थता क्यों नहीं करा सकते? आज इस विषय के बारे में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम पाकिस्तान की इस भूमिका के बारे में समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान, जैसे आप पीछे मैप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जहां पे पिछले कई साल से लोग बगावत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। इन बलोचों को भड़काने में माना जाता है अफगानिस्तान और ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। इसका कारण क्या है ये बाद में देखते हैं। पाकिस्तानी जो सरकार है, खास तौर पर आर्मी डोमिनेटेड पाकिस्तानी सरकार, अक्सर बलोचों के ऊपर ज्यादतियां करती आई है और उनके साथ सौतेले भाई की तरह व्यवहार करती आई है। यही कारण है कि बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से उखड़ रहे हैं और उनसे सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है ईरान और अफगानिस्तान में शांति रहे। अगर वहां शांति रहेगी तो वो अपने बलोचों को दबाने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान को हमेशा ये डर था। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता करा सकता है। नंबर एक, जब 1947 में पाकिस्तान भारत से आजाद हुआ और एक सेपरेट नेशन के तौर पर उभर के आगे आया तो उसे सबसे पहले मान्यता ईरान ने दी थी, तेहरान जिसकी कैपिटल है। 1979 में 1979 में जब अयातुल्ला खमेनी ने शाह ऑफ ईरान, मोहम्मद शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलटा और वहां पर रिपब्लिक ऑफ इस्लाम की स्थापना की तो उसको भी मान्यता सबसे पहले पाकिस्तानी सरकार ने दी। ईरान ही ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां पर सबसे अधिक शिया लोग रहते हैं। पाकिस्तान में इस समय 20% शिया लोग रहते हैं और जब यूएसए ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया और अयातुल्ला खमेनी को मार गिराया तो उस समय पाकिस्तान के लोग भड़क गए और उन्होंने यूएसए एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में स्थित है उसे घेरने की कोशिश की और वहां पे पथराव किया। पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज की और फिर बाद में गोलियां चला के, जिसमें 26 लोग हलाक हो गए, मारे गए और बड़ी मुश्किल से इस मॉब को नियंत्रण में किया। और ईरान और पाकिस्तान के पिछले कई सालों से बड़े अच्छे संबंध चले आ रहे हैं और पाकिस्तान ईरान से तेल भी ले रहा है। अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की सरकार में एक म्यूचुअल समझौता हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों देशों ने आपस में माना कि बुरे समय में, युद्ध के समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान पर कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा
तो सऊदी अरेबिया उसकी मदद करेगा, और इसी प्रकार अगर सऊदी अरेबिया पे कोई आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। और हाल ही में जब ईरान ने सऊदी अरेबिया पर यूएसए बेस्ड जो उनके ठिकाने थे उन पर आक्रमण किया जो कि सऊदी अरेबिया में स्थित थे, तो उसकी सऊदी अरेबिया के साथ युद्ध शुरू हो गया। सऊदी अरेबिया इंतजार कर रहा था कि शायद पाकिस्तान मदद को आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, और इस मध्यस्थता को करके पाकिस्तान शायद ये साबित करने की कोशिश करे कि उसने सऊदी अरेबिया की सीधे या असीधे तौर से युद्ध रुकवाने में मदद की है। मैं आपको एक और बात समझाता चलूं। इस सब कारणों के कारण पाकिस्तान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल बन जाता है। अगर वो ये मध्यस्थता कराने में, युद्ध रुकवाने में सफल होता है, तो उसके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। भारत की ईरान के साथ बहुत अच्छी मित्रता रही है। शुरू से ही भारत और ईरान के संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा, जबकि ईरान के ऊपर यूएसए ने कई आर्थिक पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन उनको नजरअंदाज करके भारत उनसे तेल खरीदता रहा। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप के कहने पर, क्योंकि ट्रंप ने जबरी भारत को ये तेल खरीदने से रोका और भारत रुक गया। तब तक भारत के ईरान के साथ इतने संबंध कायम हो चुके थे कि उन्होंने ईरान से एक खास इलाका जो कि बिल्कुल सी पोर्ट के ऊपर पड़ता है, वहां पर उन्होंने अपनी एक बंदरगाह बनवाई, चाबहार बंदरगाह, जिसके ऊपर 200 करोड़ से अधिक रुपया भारत का खर्च हो चुका है। ये बंदरगाह से ईरान से तेल आकर यहां पे आता है, यहां से शिप के जरिए ये भारत पहुंच जाता है, और इसी बंदरगाह से भारत ने एक रेलवे लाइन बनाई जो अफगानिस्तान से भारत को जोड़ती थी। ये रेलवे लाइन आगे चल के भारत का व्यापार सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ देती है, जिसमें रसिया, यूक्रेन, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भारत को व्यापार करने में आसानी होती थी। सो भारत के ईरान के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने भारत को शक के घेरे में लाके रख दिया। 26 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर जाते हैं, और दोनों आपस में वहां पे प्रधानमंत्री मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है, कई समझौते होते हैं, सैनिक और व्यापारिक समझौते होने के बाद वो 2 दिन की यात्रा के बाद वापस आते हैं, और 28 फरवरी को अकस्मात इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर आक्रमण कर देता है, और एक आक्रमण भी उस समय करता है जब पीस टॉक्स बिटवीन ईरान and USA were going on, and they were at the verge of, you can say, settlement. ईरान की सरकार जिसको चला रहे थे उस समय अयातुल्ला अली खमेनी, उन्होंने अमेरिका की सारी बातें जो मुख्य तौर पर मान ली थी, और दोनों में समझौता होने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि समझौता होता, अकस्मात इजराइल ने आक्रमण करके अयातुल्ला अली खमेनी को और उसके 40 साथी जो बड़े नजदीकी वहां के मिनिस्टर भी थे, उन सबको उड़ा दिया, गोलाबारी मार के उड़ा दिया और मौत की नींद सुला दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी चारों तरफ निंदा हुई, लेकिन इसमें भारत चुप रहा, और भारत के ऊपर यह भी इल्जाम लगा कि उसने इजराइल के साथ 26-27 मीटिंग जो की, भारत को पता था कि इजराइल हमला करने जा रहा है, लेकिन इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछा गया कि आपने मोदी जी के साथ इस बारे में, इस आक्रमण के बारे में कोई बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा नहीं, चलो इस बात को तो विराम लग गया।
लेकिन जब अयातुल्ला अली खमेनी की मृत्यु हो गई तो भारत ने कोई शोक प्रकट नहीं किया, जबकि उसे करना चाहिए था। तीसरा, भारत में उस समय कुछ देर बाद भारत में ईरान से एक शिप जो कि नेवी ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री नेवी ट्रेनिंग के लिए भारत में आया हुआ था, उसको इंडियन ओशन में अमेरिकन शिप ने टारपीडो करके उड़ा दिया, जिसमें 80 के करीब लोग मारे गए। ईरान की शिप के लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत की सरकार कुछ ना बोली और ना ही इस घिनौनी घटना की निंदा की, क्योंकि ये पीस शिप था, ये कोई वॉर शिप नहीं था। और वैसे भी यूएन की हिदायतें हैं, ये उनके बिल्कुल खिलाफ था। किसी भी पीस शिप के ऊपर कोई भी देश आक्रमण नहीं कर सकता, और अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल देता है, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे मित्र देश का हो, अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है तो देश को ये बाध्य है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। ये सब ऐसी घटनाएं थी जो भारत को मध्यस्थता करने से रोकती थी, क्योंकि ईरान भारत को एज ए फ्रेंडली देश इस समय नहीं देख रहा था। फिर सवाल उठता है, क्या कारण है कि भारत को आज भी तेल और गैस की जो तंगी नहीं आ रही और ईरान की सरकार वो भारत को बेच रही है। देखिए, भारत की सरकार कैसा रवैया बाहर की तरफ दिखावे के लिए रखती है, वो हमें दिखाने में जो देखने में मिलता है शायद ऐसा नहीं है। भारत की सरकार ने, क्योंकि भारत के तकरीबन 1 करोड़ से अधिक लोग जो है ये वहां पर बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, इराक, लेबनान, तेहरान, इन सब देशों में या तो पढ़ने गए हुए हैं या नौकरियां कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताता चलूं। पहली बात तो ये है कि इस सारे गल्फ वॉर चल रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन अदा कर सकता है? मैं आपसे हैप्पीमोन जैकब ने एक आर्टिकल लिखा जो कि आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। इसमें इन्होंने पूरा एनालिसिस करके ये बताने की कोशिश की है कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो एज ए थर्ड पार्टी ही विल बी एक्टिंग एज ए मीडिएटर। और ये बात उसके अपने खिलाफ जाती है, क्योंकि भारत को जब श्रीनगर का मसला उठता है तो हमेशा यूएसए भी कहता है, रशिया ने भी कहा था कि हम मीडिएटर बन के आपका ये मसला सॉल्व कर देते, लेकिन भारत ने यही कहा था कि हम देश जो है अपने आपस में मिलके बैठ के ये मसले को सॉल्व करवा लेंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारत हारना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता, इसलिए वो थर्ड पार्टी मीडिएशन के अगेंस्ट है। वो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ही मध्यस्थता होना चाहने में विश्वास रखता है। दूसरी बात यह है कि मध्यस्थता तभी पॉसिबल है जब दोनों लड़ने वाले देश कहें कि यस, हमें ये जो तीसरा सदस्य है ये एज ए मीडिएटर मंजूर है। अगर वो नहीं मानते तो उसकी मीडिएशन कराने का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो इस गल्फ नेशन में सबसे महत्वपूर्ण देश है कौन सा? ये हैप्पीमोन जैकब ने बड़ी अच्छी बात की, दैट इज चाइना। चाइना पावरफुल भी है, यूएन में उसकी वीटो का अधिकार भी है, और चाइना के ईरान के साथ संबंध भी है, पाकिस्तान का उसने पैसेज ले रखा है, भारत के साथ भी उसकी बनती है, सऊदी अरेबिया के साथ उसकी इतनी चाहे ना बनती हो, लेकिन अमेरिका मानता है कि चाइना एक पावरफुल कंट्री है। और चाइना ने 18 बार इन 27 दिनों में, ये युद्ध के दौरान 18 बार फोन किए हैं ईरान को भी और अमेरिका में भी, और आपस में बातचीत कराने की कोशिश करी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। तो ऐसे में अगर भारत बीच में कूद भी पड़े तो वो क्या कर लेगा? ये अच्छा ही है कि भारत इसमें शामिल नहीं है। जब तक आपको कोई बुलाए नहीं,
जाना नहीं चाहिए। और मध्यस्थता तभी संभव होती है जब दोनों पार्टीज जो आपस में लड़ रही हैं वो आपको मध्यस्थता करवाने के लिए माने और आपको उस ओहदे के मुताबिक समझे और आप हमें विश्वास करें। जब तक ये ना हो तो मध्यस्थता संभव नहीं है। यूक्रेन रशिया का युद्ध इतना पुराना चला आ रहा है, तब भी बड़ा शोर मचा था। अगर चाहे तो प्रधानमंत्री मोदी जी इन दोनों में बैठ के बातचीत करा सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। ये हमारी अपने लोगों के अपने विचार हैं, क्योंकि हम मोदी जी के प्रति एक संवेदनशील और एक बड़ा अच्छा भाव रखते हैं और हमें ये लगता है कि मोदी जी का दुनिया में बहुत ऊंचा कद है और लोग उनकी इज्जत करते हैं। वो इसीलिए इज्जत करते हैं कि वो बिना वजह किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। अगर आज वो अपना इस दखल अंदाजी करना शुरू कर दे, शायद ये जो बनी बनाई उनकी जो छवि है उसे हम धूमिल होता हुआ देखेंगे। जहां तक उनका अपना रोल है उसमें वो बड़े कामयाब हैं। वही ईरान है जो कहा जाता है कि भारत से नाराज है, भारत की सरकार की नहीं, वो लोगों की मदद कर रहा है। जो मर्जी आप कहते रहो, ये सिर्फ मोदी जी की ये कूटनीति है जिसके कारण ईरान से आज भी भारत को गैस और तेल की सप्लाई आ रही है। और आज भी रशिया के साथ भारत के उसी प्रकार अच्छे संबंध हैं और आज भी अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। ऐसा लगता था ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, भारत को बिल्कुल देखो झुका के रख दिया, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी चाल चलते हुए बिना कोई आवाज किए हुए अपनी हर बात अपने ढंग से मनवाई और अपना रुतबा नीचे नहीं होने दिया। इसी में अकल होती है और इसी में सफलता होती है। ये सोच लेना हर वक्त, वाई पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया इज एक्टिंग एज ए मीडिएटर, कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें कुछ नहीं होना, 2 बिल्लियों की लड़ाई है और बांदर को फायदा होने वाला और बांदर फायदा ले गया और वो बांदर है हमारे पुतिन जी और चाइना। दे आर गेनिंग आउट ऑफ दिस बैटल एंड वी विल कम टू नो 60 करोड़ डॉलर्स एवरी डे ट्रंप इज अर्निंग। मतलब इतना पैसा वो आज अर्न कर रहा है जो कि उसके लिए पहले संभव नहीं था। ये वही पुतिन है जो पैसे पैसे को ललायलित था क्योंकि उसके ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गोज इतने थोप दिए गए थे। और आज सबसे ज्यादा कामयाब और सक्सेसफुल अपनी मर्जी पे तेल बेच रहा है वो पुतिन ही है, कि वो जानता है कि यूरोप में आने वाली सर्दियों में गैस की किल्लत होने वाली है और गैस को और कोई नहीं दे सकता सिवाय उसके, और उसके बगैर यूरोप कुछ नहीं कर सकता। सो मध्यस्थता या ना करनी या करनी, ये सब अलग बातें हैं। सबसे जरूरी है अपनी छवि को बनाए रखना। हाँ, यही तक सोच लें कि लोग सोचते तो हैं कि मोदी जी मध्यस्थता करवा सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।